हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है और हम डिस्कस कर रहे थे CU/CET 2021 के एमएससी केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन। दो वीडियो आपने पहले देख ली होंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस टोटल डिस्कस कर लिए हैं। CU/CET के पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम लास्ट के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका ये एमएससी केमिस्ट्री का एंट्रेंस का सॉल्यूशन है 2021 का, पार्ट 3 है। इसमें लास्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप YouTube चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी ऐप भी है, पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप के नाम से। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री एंड पेड कोर्स अवेलेबल हैं। इनमें से ही एक पेड कोर्स अवेलेबल है ऑल इंडिया एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022। अगर आप 2022 में किसी भी यूनिवर्सिटी के एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए भाई शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, रिएक्शन इंटरमीडिएट से ये क्वेश्चन है ना। कार्बीन के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों ही इस वीडियो में कवर होंगे। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन जैम 2021 में भी पूछा था, ऐसा क्वेश्चन TIFR में भी पूछा जा चुका है, ऐसा क्वेश्चन CSR नेट में, गेट में, लगभग सारे एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जब हम कार्बीन पढ़ाते हैं तो पहले टाइप की रिएक्शन यही पढ़ाई जाती है कार्बीन के अंदर। मैंने मेरे क्लास लेक्चर्स के अंदर काफी अच्छे से इसको डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए, द रिएक्शन बिटवीन सिस ओल्फिन्स एंड ट्रिपलेट कार्बीन, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पे बेसिकली बात ये हो रही है भाई, आपके पास यहां पे एक सिस ओल्फिन्स है, यानी कि आपके पास कुछ इस टाइप का एक कार्बीन है, अल्कीन है। इसकी रिएक्शन आपने करवानी है ट्रिपलेट कार्बीन के साथ। किसके साथ करवानी है? ट्रिपलेट। अब देखिए, ये जो ट्रिपलेट कार्बीन है ये बना कैसे होगा? यहां पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिन सेम होती है ना। ट्रिपलेट जब भी तो बनता है भाई, आप सभी को पता है। हम अब अगर इन दोनों की ये सेम रही होगी तो इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर आएगा वो आएगा हाफ प्लस हाफ, है ना। इनका स्पिन क्वांटम नंबर 1 आएगा। और जब आप इनकी मल्टीप्लिसिटी निकालते तो वो कैसे निकाली जाती है? 2s+1 से निकाली जाती है। जब आप s की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये ट्रिपलेट आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम होगी। तो देखिए, जब भी आप यहां पे ट्रिपलेट कार्बीन की बात करेंगे तो ट्रिपलेट कार्बीन में आपको बोथ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप यहां पे सिस ले रहे हो तो यहां पे आपको सिस प्रोडक्ट भी मिलेगा, प्लस में ट्रांस प्रोडक्ट भी मिलता है। हालांकि ये जरूर बता दूं कि जो यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री होती है ना, यहां पे अगर सिस है तो सिस प्रोडक्ट ही मेजर होगा, बट अगर यहां पे ट्रांस होता तो ट्रांस प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता। बट बनेंगे दोनों, ट्रिपलेट कार्बीन के अंदर बनेंगे दोनों। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों बनेंगे अभी एक्सप्लेन करता हूं। अगर इसकी जगह सिंगलेट कार्बीन होता, तो सिंगलेट कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होती, तो यहां पे सिर्फ ओनली 1 प्रोडक्ट मिलता, ओनली 1 ही, एक ही प्रोडक्ट। अगर आप यहां पे सिस लेते तो यहां पे सिस ही मिलता, अगर आप यहां पे ट्रांस लेते तो ट्रांस ही मिलता। अब ऐसा होता क्यों है? देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा कि ऐसा होता क्यों है। देखिए भाई, ये जो डबल बॉन्ड है बेसिकली, जब ये ब्रेक करेगा, मान लो ये जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, ये कैसे बना होगा? ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना है, यहाँ पे 2 अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? एक बॉन्ड तो भाई ये मान लो कि अपोजिट स्पिन के जो होंगे, यहाँ पे इनके बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा, बट इनके बीच में बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनता है। इसीलिए ये क्या करता है भाई, 2 तरीके होते हैं। या तो इस मॉलिक्यूल को आप रोटेट कर दें, जब रोटेट करेंगे ये सिस से ट्रांस बन जाएगा, जब आप रोटेट करेंगे ये सिस से ट्रांस बन जाएगा। इसलिए ये आप बात ध्यान रखना कि अगर आपके पास ट्रिपलेट कार्बीन है तो प्रोडक्ट तो आपको दोनों ही मिलेंगे, सिस भी मिलेगा और ट्रांस भी मिलेगा, चाहे आप सिस लो चाहे आप ट्रांस लो, है ना। बट मेजर प्रोडक्ट वही होता है जो आपको यहां पे क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, अगर आपके पास सिंगलेट कार्बन हो
तो फिर आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में दिया होगा। अगर यहाँ पे सिस दिया तो सिर्फ सिस ही मिलेगा, फिर ट्रांस नहीं मिलेगा। सिंगलेट के केस में ऐसा नहीं होगा, मतलब कि ये रहा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये कह रहे हैं क्या, सिस साइक्लोप्रोपेन, बिल्कुल सही है, ये तो सभी को पता होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि साइक्लोप्रोपेन बनेगा। बट स्टीरियो केमिस्ट्री पे आके बड़ा इश्यू आ जाता है। तो ये कह रहा है सिस बनेगा, अकेला सिस नहीं बनेगा भाई, अकेला सिस नहीं बनेगा। क्या ट्रांस बनेगा? अकेला ट्रांस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा कि मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस साइक्लोप्रोपेन्स। यस, अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको ऐसे करके ये सिस वाला मिल गया, तो एक आपको यहाँ पे ट्रांस भी मिलेगा, एक आपको यहाँ पे ट्रांस भी मिलेगा। जिसने क्लास लेक्चर्स देखे होंगे उनको काफी अच्छे से इसका आइडिया होगा। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो देखिएगा भाई, ये थोड़ा सा बेसिक सा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिमाग सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए। A solution is prepared by dissolving solute S, भाई हमने कोई सोल्यूट S को डिसोल्व किया है इन अ सोलवेंट V, द सॉल्यूशन विल बी आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन कब होगा, ये बात यहां पे पूछी जा रही है। देखिए भाई, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने सॉल्यूशन को इतना डाइल्यूट कर दिया है, आपने सॉल्यूशन को इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया है कि वो हेनरीज लॉ को भी फॉलो करने लग गया है। हेनरीज लॉ क्या बोलता है भाई? हेनरीज लॉ यही बोलता है कि भाई जो सोल्यूबिलिटी होती है इज इक्वल टू, हेनरीज लॉ क्या बोलता है, इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। जो भी गैस, मान लो इसमें हेनरीज लॉ कब एक्सप्लेन किया गया था, आपके पास कोई लिक्विड है, उसके अंदर आप गैस को मिक्स कर रहे हैं, तो ये बात बताई गई थी आपका हेनरीज लॉ के द्वारा, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उतनी ही गैस ज्यादा डिसोल्व होगी आपके सोलवेंट के अंदर। ठीक है, तो ये बात हेनरीज ने बोली थी, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा ही सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी गैस की इन दी सोलवेंट। तो वेरी आइडियल डाइल्यूट, आइडियल सॉल्यूशन तो हमें पता ही, ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आइडियल डाइल्यूट का मतलब है कि आप उसको इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दो कि वो हेनरीज लॉ को फॉलो करने लग जाए। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे जो सोल्यूबिलिटी एंड प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो इन दी टर्म ऑफ सोल्यूट होता है, जो आप गैस डाल रहे हैं उसके टर्म में बोला जाता है। एंड अगर आप राउट्स लॉ की बात करोगे तो राउट्स लॉ क्या होता है भाई, बेसिकली मान लो भाई यहाँ पे आपका कोई प्योर सोलवेंट था, इसके अंदर जैसे आपने कोई सोल्यूट डाला होगा तो यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर चेंज हो गया होगा इस सॉल्यूशन का। जैसे कई बार इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि PS इज इक्वल टू P0 A इंटू में XA, है ना आप सभी को। तो ये बेसिकली सोलवेंट के लिए ही यूज किया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे S ओबेज राउट्स लॉ, ऐसा नहीं होगा भाई। V ओबेज हेनरी लॉ, ऐसा नहीं होगा। S इज आयनिक कंपाउंड, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप तीसरा लगा सकते हैं कि S ओबेज हेनरी लॉ, कि आपको इतना ज्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा कि S हेनरीज लॉ को फॉलो करे एंड V जो है यानी कि सोलवेंट वो राउट्स लॉ को फॉलो करे, तभी तो आइडियल बनेगा ना, तभी तो आइडियल बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप तीसरा थर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यस भाई, ये भी वैसे तो नाम सुना हुआ होना चाहिए आपने। तो यहां पे कहा जा रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड द स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड बाय। देखिए भाई, आपने जब हम SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, तो वो ग्राफ जो है यानी कि स्पेशली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। तो वो रहा, तो द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड द स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो ये भाई आपका हार्मोन्स पोस्टुलेट्स के द्वारा एक्सप्लेनेशन दी जाती है। इसके लिए मैंने कुछ थोड़ी सी थ्योरी भी आपके लिए रखी है, कुछ डायग्राम्स भी यहाँ पे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज हार्मोन्स पोस्टुलेट्स, पूरा नाम ये रहा जी इसका। तो अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्टेंट्स ऑफ हाई एनर्जी will required relatively little change in the geometry to reach the transition state compared to the reaction involving reactant low energy। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका कोई स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे था और ये आपकी कोई ट्रांजिशन स्टेट है और ये आपका यहाँ पे कोई प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो हाई रेट लो एक्टिवेशन
एनर्जी अर्ली ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बहुत जल्दी बन गई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल ट्रांजिशन स्टेट जाके कहीं यहाँ पे बनी है बहुत दूर, तो इसका लो रेट हो जाएगा। जितनी जल्दी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो उतना बढ़िया रहता है। हाई रेट था, यहाँ पे लो रेट हो गया। इसको अचीव करने के लिए ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे लो थी, तो ये आपका लेट ट्रांजिशन स्टेट। तो मेन फंडा यही था कि जो ट्रांजिशन स्टेट एंड ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर के बारे में जो प्रिंसिपल, जो पोस्टुलेट्स आपको रिलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं, दैट इज हार्मोन्स पोस्टुलेट्स इसे बोला जाता है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द ट्रांजिस्टेंस शुड बी रिसेंबल रिएक्टेंट्स। तो ये थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फ्रॉम सॉलिड स्टेट डिफेक्ट्स में से ये क्वेश्चन है। What type of defect can arise when a cation and anion are missing in the crystal lattice? अगर इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन लैटिस के अंदर से मिस हो जाते हैं, इस टाइप के इफेक्ट को, इस टाइप के डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाता है। एंड ए स्पेशल टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट इज आपका स्कोटकी डिफेक्ट भी आपका एक प्रकार से क्या होता है, दिस इज जो है ये इसी का एग्जाम्पल है। इसमें और क्या क्या बातें होंगी वो मैं बताऊंगा। डिसलोकेशन का मतलब होता है कि भाई लैटिस में ही लोकेशन अलग अलग हो जाएगी। मान लो कोई अगर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था, वो टेट्राहेड्रल में चला गया, तो वही यानी कि लैटिस के अंदर ही डिसलोकेशन होगी, बाहर कुछ नहीं जाने वाला। एपसेंटर जो है, दिस इज रिलेटेड टू नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। आपने पढ़ा होगा ना मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, वो वहां पे एब्सेंटर आता है, इसकी वजह से कलर आता है, इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो ये अलग चीज है। फ्रेंकल की भी बात करोगे तो यहां पे नहीं ऐसा होता है। यस, बिल्कुल सही बात यही है कि अगर इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिस हो जाते हैं लैटिस के अंदर से, तो उस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट या स्कोटकी डिफेक्ट बोला जाता है। अब यहां पे ये कब देखने को मिलता है, जहां पे सिमिलर, ये आपको ऐसे क्रिस्टल लैटिस के अंदर देखने को मिलेगा जहां पे सिमिलर साइज ऑफ कटायन एंड अनायन, सिमिलर साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। अगर कटायन और अनायन का सिमिलर साइज है, वहां पे आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि यहां पे जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है ना, इस डिफेक्ट की वजह से। भाई अगर इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिस करेंगे तो मास कम हो जाएगा। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके अंदर डेंसिटी भी कम हो जाती है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो दिस इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सॉलिड स्टेट से इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं भाई, यस आप सभी ने पढ़ी होगी राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन, द रिएक्टिव स्पीसीज इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिनोल। देखिए भाई ये आपका है फिनोल, बिल्कुल 12th क्लास में ये रिएक्शन पढ़ा दी जाती है। ये आपका फिनोल है। आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं कि आपको सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिल जाए। क्या मिल जाए आपको यहाँ पे, सैलिसल्डिहाइड। अब ये तो इन्होंने बता दिया है भाई, कल को अगर कोई पूछे ना ये कौन सी रिएक्शन है, तो दिस इज राइमर-टाइमन नेम रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, राइमर-टाइमन नेम रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है भाई, आपका ये रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म एंड बेस की प्रेजेंस में। क्लोरोफॉर्म एंड बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है। ऑर्थो एंड पैरा दोनों सैलिसल्डिहाइड मिलते हैं। तो ये कह रहा भाई यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बीन का पहला ही क्वेश्चन आज की वीडियो में करवाया है, तो यही आपका कार्बीन का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप होता है ना, वो क्या होता है भाई, यहाँ पे आपने ले रखा है ये कुछ इस प्रकार से। क्लोरोफॉर्म को क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूँ भाई, क्लोरोफॉर्म को मैं कुछ इस प्रकार से दिखा देता हूँ। ये रहा यहाँ पे क्लोरीन, ये रहा यहाँ पे क्लोरीन, ये रहा यहाँ पे क्लोरीन और ये रहा हाइड्रोजन। जब मैंने आपको कार्बीन पढ़ाया था, अगर आपने लेक्चर्स देखे हो यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, तो उसमें पहला स्टेप, अगर आप किसी भी इस टाइप के कंपाउंड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाएंगे, OH नेगेटिव के साथ करवाएंगे, तो ये OH नेगेटिव बेस है और ये काफी अच्छा एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये यहाँ से निकलेगा पहले स्टेप में। जैसे ही निकलेगा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा, ये क्लोरीन बेसिकली यहाँ ये आपका क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके निकल जाएगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके निकल जाएगा, और यहां से जो फॉर्मेशन होती है इसी को हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। इसी को क्या बोला जाता है भाई, आपका
इसी को हम डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं, और यही फिर आपका यहाँ फिनोल के ऊपर अटैक करता है, थोड़ा बहुत और रिएक्शंस आगे चलेगी, फिर जाके आपका सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो स्टेप आप देख पा रहे हैं ना, यही है आपका यहाँ पे कार्बीन की फॉर्मेशन। तो क्या इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकटाइन बनेगा? क्या नहीं जी, कार्बोकटाइन तो नहीं बनेगा। क्या फ्री रेडिकल बनेगा? नहीं जी, फ्री रेडिकल भी नहीं बनेगा। तो क्या नाइट्रीन? नहीं जी, नाइट्रीन भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ, यहां पे कार्बीन की फॉर्मेशन होती है, यहां पे कार्बीन की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन का नाम मैंने बता दिया, इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन यहां पे बनता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, SN2 मैकेनिज्म का, सभी ने पढ़ा हुआ होता है। SN2 रिएक्शन आर करेक्टली डिफाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। क्या यहां पे इंटरमीडिएट बनता है? नहीं जी, SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाती है, तो यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। हाँ, SN1 में जरूर इंटरमीडिएट बनता है, SN1 में कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है, वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। यहां पे तो सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? नहीं, इन्वर्जन होता है, ये बात भी। तो ये फिर से इंटरमीडिएट आ गया, इंटरमीडिएट को एकदम से हटा दो। यहां पे भी ट्रांजिशन स्टेट, यहां पे भी ट्रांजिशन स्टेट, रिटेंशन नहीं होता है, इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन का। रिटेंशन नहीं होता है, इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन का। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यह C2H5 लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जब भी मान लो आपने OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाता है। ये वाला जो है यहाँ पीछे से अटैक करेगा, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये OH आपको यहाँ दिखाई देगा, ये CH3 यहाँ पे दिखाई देगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये देखो इन्वर्जन हो गया है, ये कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया। अगर ये आपका R कॉन्फ़िगरेशन थी, तो यहाँ पे पक्का ही आपको S कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो यहाँ पे इन्वर्जन टेक प्लेस, इन्वर्जन हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो भाई ये मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया होगा। तो डी यानी कि फोर्थ इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल D6 कॉम्प्लेक्स। देखिए भाई, अगर आप बात करेंगे यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग की, तो कुछ इस प्रकार से वो स्प्लिटिंग होती है। ये आपका जो होते हैं T2G होते हैं और ये आपका EG होता है। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं भाई। वीक फील्ड का मतलब ये होता है कि ये जो गैप है बेसिकली वो कम है। वीक फील्ड का मतलब पेयरिंग नहीं करवानी, पेयरिंग नहीं करवानी। तो ये देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 8। तो ये आपकी सिचुएशन आई, सॉरी 8 तो है ही नहीं भाई, 6 हैं। तो 6 हैं तो ये कंडीशन यहां पे बनेगी। अब देखिए भाई, CFSC निकालने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं भाई। सबसे पहले अगर आपको CFSC निकालनी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये जो नीचे वाली टर्म्स आपको नजर आ रही है, देखिएगा यहाँ पे, ये होती है यहाँ पे -0.4 डेल्टा O, और ये जो ऊपर होती है ये क्या होती है भाई, आपका +0.6 डेल्टा O, है ना। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 4 इंटू में -0.4 डेल्टा O हो गया, प्लस में यहाँ पे 2 इंटू में 0.6 डेल्टा O यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहां से आएगा -1.6 डेल्टा O, प्लस में यहां पे आएगा 1.2 डेल्टा O, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा -0.4 डेल्टा O, ठीक है। तो यहां पे देखिए माइनस का कुछ लगा नहीं रखा, या इसको ऐसे समझो, नेगेटिव साइन का मतलब कि एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पे आपको ऐसा ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहां पे ये वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आप फर्स्ट लगाइएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ठीक है भाई। ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, एंड ये बहुत सारे एंट्रेंस में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। कभी बैथोक्रोमिक शिफ्ट पूछते हैं, कभी हाइपोसो पूछते हैं, कभी कौन से 4 होती हैं, ये 4 होती हैं, चारों याद रखना। एक अभी स्लाइड्स की फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी रिफर्स टू, तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए।
शिफ्ट टू लोंगर वेवलेंथ, अगर लोंगर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो तो उसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोला जाता है। तो चारों शिफ्ट के नाम एंड उनके एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे एक बार पूरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से, ताकि ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। किसी के अंदर कौन सी पूछी जाती है, हाइपो पूछ लेंगे कभी, हाइपोसो पूछ लेंगे कभी, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लें इसको, मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ अलग पूछ ली जाए, तो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये देखिएगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इट इज इन अफेक्ट ड्यू टू विच एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लार्जर या फिर लॉन्गर वेवलेंथ, लार्जर या फिर लॉन्गर वेवलेंथ फॉर द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सोक्रोम बाय द चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये रहा हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब कम इफेक्ट। ये क्या होता है, डिक्रीज इन द एब्जॉर्बेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। हाइपो का मतलब होता है कि जो लाइट को डिक्रीज कर देगा, जो एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने की, वो कम कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप बात करोगे हाइपोसोक्रोमिक की, तो ये क्या होता है, द चेंज इन स्पेक्ट्रल बैंड पोजीशन इन द एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेंस एंड एमिशन। यहां पे तो यहां पे शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, यहां पे देख लेना भाई आप, हाइपोसो को रिलेट करना बैथोक्रोमिक से, हाइपोसो को रिलेट करना बैथोक्रोमिक से, एंड हाइपो को रिलेट करना हाइपर से, हाइपर से। तो यहां पे देखना, इसका मतलब ये कि शॉर्टर वेवलेंथ, जैसे ऊपर आ रहा था ना बैथोक्रोमिक के अंदर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसके अंदर हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट जो होती है उसमें शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हाइपरक्रोमिक वहां पे इंटेंसिटी डिक्रीज, वहां पे डिक्रीज हो रही थी, यहां पे इज इंक्रीज इन दी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, तो वो कम कर रहा था, ये ज्यादा करेगा। बैथो में क्या होता है, लॉन्गर की तरफ शिफ्ट होगा, एंड हाइपोसो में क्या होगा, कम की टू शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये था जी इसका फंडा, आप देख सकते हैं यहां से यही चारों बातें लिखी हुई हैं भाई आपको, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो यस भाई, ये क्वेश्चन CU/CET में पहले भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन CU/CET में पहले भी पूछा जा चुका है, और नेट में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। 1,3 साइक्लोओक्टा, तो मैं यहाँ पे एक साइक्लोओक्टा बना लेता हूँ भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक साइक्लोओक्टा बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से ये बनेगा साइक्लोओक्टा। उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, एंड यहाँ पे कहीं पे भी लगा दो पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, 1,1,3,5 साइक्लोओक्टा ट्राइलिन कटाइन इज, क्या ये एरोमेटिक है? देखिए भाई, हम सोच सकते हैं कि ये वाले तो भाई 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये तो नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नॉन एरोमेटिक लगा दें, बट नहीं जी, दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज होमो एरोमेटिक, है ना। ये आपका क्या होता है, इसी को हम होमो एरोमेटिक बोलते हैं भाई। देखिए अगर आप इसको समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, इस यहां से लेके, देखना इसको मैं अलग कलर यूज करता हूं, यहां से लेके और यहां तक तो पूरा कॉन्जुगेशन है, यहां से और यहां तक तो पूरा कॉन्जुगेशन है। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ये जो आपको ये प्लेनरिटी नजर आ रही है, इस प्लेनरिटी से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है ये, तो यहां पे हमें लगता है कि हाँ भाई यहां पूरे के अंदर कॉन्जुगेशन है। इस टाइप के कंपाउंड जहां पे पूरे कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन हो, सिर्फ एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, स्पेशली यही वाला केस ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस टाइप के कंपाउंड को, इस टाइप की एरोमेटिसिटी इज कॉल्ड होमो एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसको छोड़ दिया जाए, बाकी सभी के अंदर तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है ना, बाकी सभी तो 4n+2 रूल को फॉलो कर रहे हैं ना, तो इस टाइप के कंपाउंड को बोला जाता है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, CU/CET में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, वहां पे स्ट्रक्चर दी हुई थी, लिखने का तरीका अलग था, शायद 19 में ये क्वेश्चन पूछा था CU/CET के अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस, तो भाई ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ये फर्मी लेवल क्या होते हैं उसके बारे में बात की गई है। दी फर्मी लेवल, तो इसका आंसर आ जाएगा द एनर्जी लेवल ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन मेटल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे
ये देखिए बेसिकली ये पढ़ाया जाता है बैंड थ्योरी, आपने सुनी होगी। जो आपने सुना होगा सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना, इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, बैंड थ्योरी आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाई जाती है, तो उसी से रिलेट किया जाता है। द एनर्जी लेवल ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल इन मेटल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इसका आंसर तीसरा आएगा। इसके रिगार्डिंग भी मैंने कुछ थ्योरी ली है, वो आप यहां से पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल that an electron can occupy at absolute zero temperature is known as Fermi level. The Fermi level lies between the valence band, देखो यहाँ पे ये कहाँ पे लाई करता है, valence band and आपका conduction band, because at absolute zero temperature the electrons are all in the lowest energy state. Due to lack of sufficient energy at 0 Kelvin, the Fermi level can be considered as the sea of fermions or electrons above which no electron exists. इससे above कोई इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा. The Fermi level changes as the solid are warmed and electron are added or withdrawn from the solid. तो ये पूरी बात यहाँ पे फर्मी लेवल्स के बारे में बोली गई है। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ये बेसिकली होता है, तो यही बात मैंने यहाँ पे बोली भी है। देखिए पहली बात तो यहाँ पे भाई इन्होंने लोवेस्ट बोला, तो लोवेस्ट नहीं होगा, इन दोनों ऑप्शन ये लोवेस्ट हो गया, एंड यहाँ पे ये टेम्परेचर से ही काट दो, 273 पे नहीं, एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 केल्विन पे ही ऐसा होता है। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ से, तो भाई ये आपका वीबीटी का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इजी सा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। Which one of the following statement is wrong about the valence bond theory? यूटिलाइज्ड हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, बिल्कुल सही बात है भाई। वीबीटी की हेल्प से हम, जैसे DsP2 का मतलब होता है स्केयर प्लेनर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यहीं से आया है, ये बात बिल्कुल सही है। हमसे रॉन्ग पूछा इसलिए हटा दिया। रिएक्शन बिटवीन द लिगेंड्स एंड मेटल आयन विद द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यस, देखिए जो CFT और VBT में डिफरेंस था ना, VBT ये बात बोलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बट CFT ये बोलती है कि जो मेटल और लिगेंड होता है ना, उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है, इसीलिए CFT और VBT में ये डिफरेंस होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ठीक है, इसलिए इसको काट देंगे क्योंकि हमसे पूछिए। एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बताया VBT के अंदर देखते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो डायमैग्नेटिक। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक, मतलब यहाँ पे ठीक है। फोर्थ आंसर आ जाएगा, देखो स्पोर्ट टू कम्यूट लैटिस एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल फॉर D6 to D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अगर लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट आ रहा है तो ये VBT ने कुछ ऐसा बताया नहीं। लैटिस एनर्जी आयोनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइन की जा सकती है, तो यहीं से आप देख के बता सकते थे कि ऐसा कुछ यहां पे होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फोर्थ आ जाना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का, अपने आप में मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये क्वेश्चन, यूनिक है, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। पिक आउट द करेक्ट मॉलिक्यूल व्हिच इज स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर वो होते हैं ऐसे लोन पेयर जो आपका कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड करने का कोई रोल नहीं रखते, है ना। कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड करने में इनका कोई रोल नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होते हैं भाई, ऐसे जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पे जिनके ज्यादा रिपल्सन की वजह से, तो यहां पे ये देखा जाता है कि ये लोन पेयर जो होते हैं ये पाए जाते हैं आपका प्योर एस ऑर्बिटल्स के अंदर, प्योर एस ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है कंपाउंड की ज्योमेट्री या फिर शेप को डिसाइड करने के लिए। ऐसे लोन पेयर्स जो है प्योर एस ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, रिपल्सन्स की वजह से अभी एक्सप्लेन करूंगा, और ये ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर बोला जाता है। ClF3 में ऐसा नहीं होता है, SF6 में भी इसकी T शेप होती है भाई, इसकी सीसो होती है, यहां पे भी ऐसा नहीं होता। इसके अंदर देखिएगा भाई, जो ये आप जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मैंने बताया था जहां पे ज्यादा, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है अगर आप देखेंगे इसको, तो यहाँ पे ये सेलेनियम है बेसिकली, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे, 2 नेगेटिव मतलब 2 और ले लिए हैं, तो 6 तो बॉन्ड पेयर बनाए ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर आ गया, एक क्या आ गया,
लोन पेयर आ गया। अब ये जो लोन पेयर होता है, यहाँ पे क्लोरीन का बड़ा साइज और लोन पेयर भी है अच्छे, तो ये क्या है, इस लोन पेयर की वजह से ये मैटिस एसई के प्योर एस ऑर्बिटल्स के अंदर लाई करता है, तो ये इसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए कोई खास रोल नहीं रखता है। इसीलिए ज्यादातर इसी टाइप के मॉलिक्यूल्स में, है ना, जहां पे 6-6 नंबर लगे होंगे वहां पे ये देखने को मिलता है इस टाइप से, तो इसको स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर्स बोला जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन आपका रिएक्शन है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जब भी आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ाई जाती है उसका पहला एग्जांपल हम यही देते हैं, प्रोपीन। यहां पे क्या होता है भाई, देखिएगा प्रोपीन का मतलब ये रहा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे CH3 लिख देते हैं, यहाँ पे CH एंड CH2। तो जब आप इसकी रिएक्शन, इसमें क्या क्या यूज किया जाता है भाई, बेसिकली यहाँ पे हम यूज करते हैं BH3 यूज करते हैं, साथ में हम H2O2 यूज करते हैं। तो देखिएगा भाई यहाँ पे पहली बात तो ये सिनडिशन होता है, सिनडिशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना होता है कि भाई जो बी, यहाँ पे देखिएगा दो चीजें, चलो इसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। पहला स्टेप यहाँ पे ये होगा कुछ इस प्रकार से, ये ले लेते हैं। पहला स्टेप ये इस यहाँ पे बोरॉन के ऊपर अटैक हो जाता है, तो CH3 CH एंड CH2 यहाँ पे लग जाता है BH2 एंड यहाँ पे लग जाता है ये प्रोटॉन, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये प्रोटॉन क्या करता है, इसके साथ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है, ठीक है। तो अब इसको जब देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनता है CH3 एंड आपका यहां पे क्या आएगा भाई, आपका CH, ये वापिस से डबल बॉन्ड, वापिस से डबल बॉन्ड नहीं आता है, 1 मिनट रुकिएगा, तो यह आएगा CH2 एंड CH2, यहां पे BH2 लग गया है। अब ये पूरा R के तौर पे काम करता है भाई। फिर से आप क्या करते हैं भाई, अब ये क्या बन गया, बेसिकली दिस इज BH2R, ये एक R बन गया। फिर से आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे, फिर से आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके ये बन जाएगा बेसिकली आपका BR3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, बेसिकली BR3। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ करवाएंगे, तो यहां से आपको मिलेगा, एक तो ऑर्थोबोरिक एसिड बाहर निकलता है, दूसरा यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए ये जो यहां पे BH2, इसका जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो 1 प्रोपेनॉल मिलता है, यानी कि OH कहां पे अटैक करेगा, OH अटैक करता है इस यहां पे, OH यहां पे अटैक करेगा और दूसरा यहां पे BH2 अटैक करता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का ये तरीका होता है भाई, मान लो ये जो हाइड्रोजन आया था ना यहाँ पे, ये इसके पास आएगा जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसको अगर आप देखा जाए तो इसके ऊपर यहाँ से +I भी लग रहा था इसका, तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इसीलिए यहाँ पे H आया है। और H कहाँ से आता, BH3 से, H कहाँ से आता, BH3 से, और OH कहाँ से आएगा, H2O2 से। तो यहाँ पे भाई 1 प्रोपेनॉल, ये भाई जिसके पास भी आपका, जिसने भी कोर्स ज्वाइन कर रखा, पढ़ रहे IIT JAM केमिस्ट्री ऐप पे, काफी डिटेल में ये रिएक्शन पढ़ाई गई है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, तो डिटेल में आप वहां पे इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये भी भाई नेचुरल प्रोडक्ट से इजी सा ही क्वेश्चन में कहूंगा, Which of the following does not give a positive test with Falling solutions? देखिए फैलिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं भाई, आपका जो ये बेसिकली जिनके अंदर भी CHO ग्रुप प्रेजेंट हो वो ये शो कर जाते हैं भाई, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो देखो ग्लैक्टोज के अंदर ठीक है ये प्रेजेंट होता है, नो प्रॉब्लम, तो ये शो करेगा। माल्टोज के अंदर भी हम बोल सकते हैं, फ्रक्टोज के अंदर भी बोल सकते हैं। एक बात और आपने पढ़ी होगी भाई, जो सुक्रोज होता है, दिस इज इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये कैसा होता है भाई, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। देखिए जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं या डाइसैकेराइड्स होते हैं, एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज किस किस से, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके बनता है भाई, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो है वो फैलिंग टेस्ट को शो नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, जितने भी आपका मोनोसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, बहुत सारे होते हैं वो, एंड सारे डाइसैकेराइड्स, माल्टोज, लैक्टोज जो भी हैं, जितने भी हो सकते हैं वो सब, एक्सेप्ट सुक्रोज, सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा शुगर रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी बात यहां पे सही नहीं है। फॉर जूल थॉम्पसन्स एक्सपेंशन,
प्रोसेस इसके लिए। तो सबसे पहला वर्ड है इट इज आइसोएंथैल्पिक। आइसो का मतलब सेम, एंथैल्पी का मतलब सेम, तो क्या यहाँ पे एंथैल्पी सेम रहती है? तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके लिए जो डेल्टा एच है वो जीरो होता है भाई, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है? जीरो। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद इसे बोला जाता है बेसिकली आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोला जाता है, इसे जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोला जाता है। इज जीरो फॉर आइडियल गैस। यस, बिल्कुल सही बात है ये भी कि आइडियल गैस में क्या होता है? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अपने आप में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन नहीं होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करके ये निकाला जाता है कि जो हमारा ये कोफिशिएंट है ये जीरो होता है फॉर आइडियल गैस। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे तो नॉट ट्रू पूछा है। तो देखिए ये कह रहा है क्या ये ऐसा इज ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल टेम्परेचर, फॉर ऑल टेम्परेचर? तो ऐसा भी नहीं होता है। ये और ये दोनों जो दिए गए हैं यही इसके आंसर थे। अगर आप ऑफिशियल आंसर की चेक करेंगे CUCET की तो उसमें भी इन दोनों को ही गलत बताया गया है। ये वाली भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। करली टी अपॉन करली पी इज इक्वल टू 1/Cp, ये इसके इक्वल नहीं होता है बेसिकली। ये देखिए ये और ये टर्मिनोलॉजी एक जैसी ही होती है कुछ हद तक, लेकिन अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ और वेरिएशंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने कुछ थ्योरेटिकल डाटा यूज किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं द टेम्परेचर बिलो विच गैस बिकम कूलर ऑन एक्सपेंशन इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकता है आपके। तो यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ टेम्परेचर चेंज प्रोड्यूस अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड आइडियाबैटिकली फॉर द रीजन हाई प्रेशर। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। देखो ये पॉइंट आ गया, जूल थॉमसन एक्सपेंशन रियल गैस अकर विद द कांस्टेंट एंथैल्पी and not with constant internal energy, this is known so isoenthalpic। ठीक है, तो ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है, मैंने बता दिया। उसके बाद जो कोफिशिएंट होता है देखिए ये रहा, करली टी अपॉन करली पी एच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? माइनस के इक्वल होता है भाई। यहां पे क्या दिया गया है बेसिकली 1/, ये सारा ठीक है, माइनस नहीं दिया गया था यहां पे, तो ये इसलिए रॉन्ग भी हो जाता है। दूसरी बात अगर देखोगे, देखना यहाँ पे जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होता है? जीरो होता है भाई, जीरो। और रियल गैस के लिए अगर आप बात करोगे तो ये होता है 1/Cp, यहाँ पे 2ART माइनस बी। A एंड B आर योर वान डर वाल गैस इक्वेशन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, समझ में आगे बात? तो इस पूरी समरी को आप पढ़ सकते हैं, ये आपका फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है तीसरा, ये भी गलत है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, और ये भी यहाँ पे रॉन्ग होता है भाई, ये भी आपका रॉन्ग होता है यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं भाई यहाँ पे। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा इनकम्प्लीट डाटा मैं बोलूंगा इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp किससे इंडिपेंडेंट होता है? देखिए अगर ये बोल देते ना कि हमारी जो रिएक्शन है उसका डेल्टा Ng 0 के इक्वल है, यानी कि गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सेम है, तब हम बोल देते कि यस Kp में कोई रोल नहीं रहेगा बेसिकली। सबसे पहला कह रहा है कि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता, नहीं भाई, कोई भी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर बोल सकते थे अगर ये अच्छे से लिख देता ये बात। हालांकि इन सभी ऑप्शंस में से सबसे अप्रोप्रिएट यही बनता है, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। जब भी आप डेल्टा Ng इक्वल टू, जब डेल्टा Ng 0 कर दोगे तो यहाँ पे Kp और Kc एक जैसे हो जाते हैं, तो फिर प्रेशर का कोई रोल रहता नहीं है। एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगा। इंडिपेंडेंस गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट करता है, ये भी हटा दो एंड ये भी हटा दो। अब मैं क्यों ये बात कहना चाह रहा हूं भाई, आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई रिएक्शन है, H2 गैस प्लस में I2 गैस गिव्स 2HI गैस। क्या है? 2HI गैस। तो यहां पे अगर आप देखेंगे डेल्टा Ng की वैल्यू तो सेम है, मतलब यहां पे 2 होगी और यहां पे भी 2 है, तो यहां पे इस रिएक्शन के अंदर डेल्टा Ng का जो ये आ रहा है डिफरेंस, ये डेल्टा Ng माइनस है। तो अगर आप यहां पे Kp लिखेंगे, Kp, तो यहां पे क्या लिखा जाता है? पार्शियल प्रेशर। क्या होता है यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, एंड इसी प्रकार क्या लिखा जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अब देखिए भाई आप सभी को पता होगा पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है? टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ उस गैस का।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, अगर ऊपर और नीचे सेम है तो प्रेशर से प्रेशर कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप ये बात बोल सकते हो, तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर अगर डेल्टा एन जी जीरो, लेकिन इन सभी में से यही आंसर करेक्ट बनता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यस भाई, ये भी देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी के काफी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूलर एमिशंस। मॉलिक्यूलर एमिशंस के लिए कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे हम जो है एसोसिएटेड है। यूवी विजिबल नहीं है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई रोल नहीं है। यस, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी भी है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन इज द नॉट करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी है, यहाँ पे देख सकते हैं। बोथ यूवी विजिबल एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डील विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये दोनों ही क्या करती हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं। आईआर और यूवी विजिबल, है ना, नाम से आईआर का मतलब इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करता है, यूवी विजिबल में लाई करती है बाय द एनालाइट। ऑन द अदर हैंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन emitted by the analyte after excitation. So this technique is associated with molecular emission. इसीलिए यही molecular emissions के लिए ये काम में आती है. Finally, X-ray diffraction is a special techniques where neither absorption or nor emission is studied. Instead, diffraction of incident radiation by the element in this. तो देखिए बेसिकली एमिशन जो है ना, आप ये फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ाया जाता है, फ्लोरोसेंस, तो वहां पे आप रिलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे ऑन दी अदर यहाँ पे बताया गया है कि एमिटेड, समझ रहे हो ना मेरी बात को, एब्जॉर्प्शन वगैरह ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी. एब्जॉर्प्शन पहले वो एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो एमिट करता है, ये सारी चीजें हैं आपको फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाई जाती है. तो तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, तो ये भाई ये भी आपका रिलेट कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले अमाइन से डाइजोनियम सोल्ट बना है, अमाइन से डाइजोनियम सोल्ट बना है. बच्चे को इस रिएक्शन का पता होता है कि यहाँ पे यूज किया जाता है NaNO2 एंड HCl, NaNO2 एंड HCl, ये यूज किया जाता है. अगर आपको अमाइन से डाइजोनियम सोल्ट बनाना तो ये यूज किया जाता है. NONO3 नहीं किया जाता. अब ये तीनों में से आएगा. इसके बाद देखो यहाँ पे HCl है. अगर आपको यहाँ पे क्लोरो चाहिए था, Cl चाहिए था, तो ठीक है इसके साथ करवा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है. NO, ये देखिए यहाँ पे अब इश्यू आ जाएगा इनमें से, इसको भी हटा दीजिए. यहाँ पे H3PO3 है और यहाँ पे H3PO2 है. तो इनमें से कौन सा होगा? देखिए बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे कि ये पूरा बाहर निकलेगा और इसकी जगह हाइड्रोजन लगेगा. ठीक है. तो ऐसा इनमें से जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा सके तो वो होता है जी आपका H3PO2, क्योंकि H3PO2 क्या करेगा, खुद आपका यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +1. क्या आ रही है? +1. तो ये खुद आपका क्या किसमें चला जाता है, ये खुद कन्वर्ट हो जाता है H3PO3 के अंदर. ठीक है. खुद का क्या कर लेता है ये, बेसिकली ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करने का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा वो इसी वजह से जुड़ा है. इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे H3PO2 यूज करना है ना. ये एक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है. यहाँ पे ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा. तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट. यस, ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, इजी है. द स्ट्रक्चर ऑफ HCF5 नेगेटिव. जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक नेगेटिव का मतलब एक और ले लिया, 9 हो गए. 9 में से 5 तो उसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए. 9 में से 5 तो ये कुछ इस तरीके से पेंटा ये बना लीजिए भाई. तो ये जिनोन है बीच में यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे जिनोन है, या मान लेते हैं जिनोन. इसने एक इस फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, एक इस फ्लोरीन के साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ और एक इस फ्लोरीन के साथ. तो ये एक पेंटागोनल बन गया भाई, पेंटागोनल. इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन रह गए. तो एक लगा दो ऊपर की तरफ लोन पेयर और एक लगा दो नीचे की तरफ लोन पेयर. तो लोन पेयर तो देखेंगे नहीं यहाँ पे. तो ये जो स्ट्रक्चर दिखेगी, दिस इज पेंटागोनल प्लेनर. कैसे दिखेगी ये स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर दिखेगी पेंटागोनल प्लेनर. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाना था फर्स्ट. इस क्वेश्चन का करेक्ट, देखिए पेंटागोनल बनेगा. आपने एक सुना होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल. अगर आपने सुना है ना IF7 के बारे में,
IF7 के बारे में। तो यहाँ पे भाई पांच तो यहाँ इस तरीके से पेंटागोनल बनाते हैं, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, तो उसे बोला जाता है PBP, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बट यहाँ पे बॉन्ड पेयर नहीं है, दो लोन पेयर है, तो ये हमें एक प्लेनर पेंटागोनल दिखाई देगा, इसीलिए इसको बोला जाता है पेंटागोनल प्लेनर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे कभी पूछे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपका sp3d3। क्या हो जाएगी? sp3d3 इज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिएगा भाई यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जीनोन हैलाइड्स। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेसिकली आपको बताना है। देखिए भाई पहली बात तो थोड़ा सा अगर आपने मतलब आपके अंदर ऑब्जर्व करने की टेंडेंसी है, आप चीजों को देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। क्या आपने जिनोन के कंपाउंड्स, जब भी आपको मेन ग्रुप एलिमेंट्स में जिनोन के कंपाउंड्स पढ़ाए जाते हैं, या तो ऑक्साइड्स पढ़ाए जाते हैं या फ्लोराइड्स पढ़ाए जाते हैं, या ऑक्साइड्स या फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स तो पढ़ाए नहीं जाते, तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं होंगे ना, इसीलिए तो नहीं पढ़ाए जाते हैं ना। तो ये बात तो यहीं से समझ में आ गई है कि भाई फ्लोरीन वाले कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। पहला ऑप्शन यहां से इसलिए एलिमिनेट होगा कि फ्लोरीन वाले लीस्ट स्टेबल दिखा रखे हैं, है ना। यहां पे देखिए ये ठीक है, कुछ हद तक बोल सकते हैं, ये भी हटाओ। अब यहाँ पे XeF2, यहाँ पे ये वाला, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो फोर्थ आता है भाई, इसका जो करेक्ट आंसर फोर्थ। इसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी रोल देख सकते हैं, थोड़ा बहुत बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी रोल देख सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट कोई रीजन आपको मिलेगा नहीं इसका, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बात को आप ध्यान रखिएगा। XeF2 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद XeCl2, XceBr2, यही करेक्ट आंसर दिया गया था ऑफिशियल आंसर की में। यस भाई ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टीरियो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। द इनैंशियोमेरिक एक्सेस ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग 40% आर इनैंशियोमर एंड 60%, ये देखिए भाई यहाँ पे देखिए ये जो 40R है, ये इस 40% S के साथ तो क्या बना लेगा? रेसिस्मिक मिक्सचर बना लेगा। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचेगा वो कितना? 20%। कितना? 20%। तो कभी भी अगर आपको एनैंशियोमर एक्सेस निकालना है तो वो आप निकाल दीजिए भाई। मान लो यहाँ पे जो R की कॉन्फ़िगरेशन है या S की, तो यहाँ पे 60% माइनस 40% निकाल दीजिए, डायरेक्ट आपका करेक्ट आंसर 20% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20%। इसका जो करेक्ट आंसर तीसरा लगाएंगे। वैसे और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं एनैंशियोमर पे, एनैंशियोमर एक्सेस पे, और भी काफी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ पे इस पोर्शन से स्पेशली, लेकिन यहाँ पे ये काफी इजी था अपने आप में। तो इनैंशियोमर एक्सेस निकालना हो, अगर आपको परसेंटेज गिवन हो दो अलग अलग इनैंशियोमर्स की, तो आप उनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस ये भी एक क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, फाइंड इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके बारे में आपको इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन फ्लोराइड्स, XeF, ये सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं भाई, ये सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं। तो सबसे पहला है इनकरेक्ट बतानी है, रेडी टू अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये बात सही है, ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और ये अपने ऑक्सो एसिड्स एंड, ये देखिए मैंने लिया यहाँ पे ClF3, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बनाएगा भाई? जो क्लोरीन है ये अपना ऑक्सो एसिड बनाएगा। अगर यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही ऑक्सो एसिड बनाता है, जिसका नाम होता है क्लोरस एसिड। और साथ में क्या बनाएगा यहाँ पे? HF। साथ में क्या बनाएगा? HF। तो इनका इजिली हाइड्रोलिसिस हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फ्लोरोनेटिंग एजेंट, यस बिल्कुल, ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है इसकी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँ कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ BrF5, एंड यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया किसी एक और मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये इजिली फ्लोरीन को प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसको भी हटा दीजिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी बोला जा सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये भी, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर बच जाता है। कैन कैरी आउट रिएक्शन इवन इन द एक्वस मीडियम, तो ये आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, कैन कैरी आउट रिएक्शन इवन इन एक्वस मीडियम, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, क्रोमियम। तो यहाँ पे देखिएगा भाई क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है आर्गन एंड 3d5 एंड 4s1। ये तो बेसिकली तब होता है जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में हो। तो यहाँ पे तो क्या करना है भाई? 3 इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो, एंड 2 यहाँ से निकाल दो, तो कितने बचेंगे? 3। कितने बचेंगे भाई? 3 का मतलब तो यहाँ पे तीनों ही अनपेयर्ड आएंगे, चाहे आप इसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो,
चाहे वीबीटी से देख लो तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, वो होता है √n इंटू n+2। क्या होता है, √n इंटू n+2। ठीक है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने पुट करना है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 3 इंटू में 3 + 2। तो जब आप देखेंगे √15, तो अगर √16 होता तो 4 आता, √15 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तीसरे वाला आ जाएगा। हालांकि मैंने मेरे स्टूडेंट्स को ट्रिक भी बताई हुई है कि भाई देखो, डेसिमल से पहले मैग्नेटिक मोमेंट में डेसिमल से पहले जो नंबर होता है उसके अंदर उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 था तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है ना, समझ जाइएगा इस बात को। तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यस भाई, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। फ्रॉम द फ्लोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस पे। अगर नंबर ऑफ आयंस सेम हो जाए फिर वो मोबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आयंस देखिए, 3 Cl नेगेटिव और 1 ये वाला, तो यहाँ पे 4 आयंस है। 2 Cl नेगेटिव 1 ये पूरा, यहाँ पे 3 आयंस है। 2 Br2 और 1 ये, तो यहाँ पे भी 3 आयंस है और यहाँ पे 0 आयंस है। तो सबसे ज्यादा आयंस है फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में, सबसे ज्यादा। अगर आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कोबाल्ट, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका NH3 का 6, इसके ऊपर आएगा 3 पॉजिटिव एंड 3 Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट, अच्छा उसके बाद सबसे कम इसकी। इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे भाई, ये Cl नेगेटिव है, फिर हम देखेंगे मोबिलिटी। अगर नंबर ऑफ आयन सेम हो जाते हैं फिर मोबिलिटी को देखा जाता है। तो Br2 का साइज भले ही थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो इसकी मोबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू Cl2। इस तरीके से रिलेट किया जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है CU/CET 2021 का। इसको आप जो है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम दोनों से बोल सकते हैं। इसमें आपको बताना, देखिए अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तो उससे आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाते। कैसे, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर पाते। तो देखिए क्वांटम पहले समझते हैं, थोड़ा बहुत पहले इसको समझते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपको यहाँ पे नंबर निकालने पड़े, तो देखिए एक ये आपको एक्सपोनेंशियल टर्म नजर आ रही है, ये वाली है ना, देखो आ रहा है ना, ई के ऊपर -ZR एंड यहाँ पे होता है NA0 होता है भाई। तो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, इसमें n का जो कोफिशिएंट हो, इसका a का जो ये कोफिशिएंट होता है, यही आपका n होता है। क्या कहा मैंने, अगर आपको कभी पता करना है कि n क्या होगा, l क्या होगा इसके अंदर, पूरे के अंदर, तो मैंने क्या कहा, ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसमें जो a का कोफिशिएंट होता है, a का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो यहां पे आपका जो a का कोफिशिएंट वो 2 है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 2 होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं दिस इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये जो पूरा देख पा रहे हैं ये आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। इसमें यह देखा जाता है कि r की जो मैक्सिमम पावर होगी, r की जो मैक्सिमम पावर होती है, r की जो मैक्सिमम पावर होती है वही हमारा l होता है, वही हमारा l होता है, r की मैक्सिमम। तो यहाँ पे r की मैक्सिमम पावर 1 है, r की मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब n 2 हो गया एंड l हमारा 1 हो गया। उसके बाद आइए अभी भी इसको थोड़ा सा और मैं आपको इसके ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हम अच्छे से इस बात को समझ पाए। तो ये आपको भाई आगे भी काम आएगा, इससे क्वेश्चन गेट और नेट में भी पूछे जा चुके हैं। अब आगे देखते हैं, ऑप्शंस को देखिएगा स्टूडेंट, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे। पहला n1 तो हो ही नहीं सकता, ये भी 1 नहीं हो सकता, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1। अब ml कैसे बताएं, तो ये क्वांटम्स नंबर में पढ़ाया जाता है कि ml की वैल्यू हमेशा -L2 + L वेरी करती है। ml की वैल्यू आपका -L2 + L वेरी करती है। तो ये 1, ये दोनों कभी सेम हो ही नहीं सकते, है ना, ये दोनों आपका -L2, तो ये कहां से कहां लाई करेगी भाई, -1, 1 और 0, नहीं ये पॉसिबल हो सकता है भाई। एंड यहां पे ml0 आ रहा है भाई, यहां पे ml0, तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है। इनमें से कौन सा पॉसिबल होगा, तो इनमें से आंसर आएगा थर्ड, इनमें से आंसर आएगा थर्ड। अब देखिए ml का थोड़ा बहुत आप कैसे आइडिया लगाएंगे इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। तो इसमें आप थोड़ा सा एंगल का, यहाँ पे कोस थीटा, इसका फैक्टर देखा जाता है, क्योंकि आपको दो यहाँ पे दो पढ़ाए जाते हैं, एक रेडियल एंड एक एंगुलर, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे देखना होता है। हालांकि n और l मैंने बता दिया, ml तो ठीक है -L2 + L वेरी करेगा तो 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो ये था जी हमारा CU/CET का कंप्लीट सॉल्यूशन। होप कि आपको पसंद आया होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हो सकता है कि गलती हो गई हो, है ना। 75 क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे भाई ज़्यादा अच्छे से क्या पता मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो आप अपने लेवल पे भी थोड़ा बहुत उसको देख सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको जितना डिटेल में समझा सकूँ एक एक क्वेश्चन, उतना डिटेल में समझाने की कोशिश की है। होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं वो इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।